हेलो गाइस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो आज हम लोग फिर साइंस की क्लास लेकर हाजिर हैं आप लोगों के सामने। चलिए, जितने भी बच्चे हैं सभी आ जाइए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि ये 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस का हम लोग शुरू करने वाले हैं और ये आपके 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जितने भी बच्चे 10th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। वो लोग इस क्लास से ज़रूर जुड़ें। यदि आपके कोई दोस्त हैं तो उन्हें भी शेयर कर दें जल्द से जल्द। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये 2024 में पूछा गया पेपर है, इसका ऑब्जेक्टिव सवाल आज हम लोग करेंगे। चलिए, तो हम लोगों के सामने पहला सवाल है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान। अब बताइए, फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर अगर फोकस दूरी रख दिया जाता है किसी अवतल दर्पण का, तो उत्पन्न आवर्धन क्षमता धनात्मक ये भी कहा गया है इसमें कि आवर्धन क्षमता कैसा होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक तब होगा जब वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा, है कि नहीं, ये आप लोग तो जानते ही। तो इससे क्या पता चलता है कि वस्तु दूरी और वो प्रतिबिंब दूरी के बीच की दूरी हाँ ज़्यादा कम हो सकती है, ये स्पष्ट होता है। तो कम, यहाँ 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी तो कम होगा, क्या होगा, कम। तो इसको आप लोग भली भांति समझ गए हैं सब्जेक्ट को। चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग को कहा है, फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है, घटता है या अचर रहता है, या बताइए इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बढ़ता है। क्या होता है, ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर क्या होता है, आवर्धन का मान बढ़ता है। ये रहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बताइए। विद्युत संयंत्र जो होता है ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बताइए कौन सी ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। बताइए, डायनो में लगे होते हैं जहाँ डैंग वगैरह बनी होती है, वहाँ पानी गिरती है, तो पानी जो गिरता है पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थिर ऊर्जा। वही स्थिर ऊर्जा क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं इसको। तांबे की तार की एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, यानी जो तार है वो कि आयताकार कुंडली बनी हुई है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया हुआ, घूर्णन कर रही है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, 1/4 होगा। अब बताइए कुंडली में क्या होगा, तो धारा आधा होगा। क्या होगा, आधा। 4 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, आधा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है 5 नंबर। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ा जा रहा है, मतलब प्रतिबिंब का जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है। चींटी की जो गति होगी वो किस ओर होगी, पूछ रहा है आपसे। चलिए बताइए, चींटी की गति किस ओर होगी। तो चींटी की गति किस ओर हो जाएगी, जल्दी से बोलिए। पहला ऑप्शन है आपका फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, या ध्रुव से फोकस की ओर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, इधर राइट आंसर। बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया, फोकस दूरी से ध्रुव की ओर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है 6 नंबर प्रश्न। क्या दिया, 6 नंबर प्रश्न। आँखों के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या किसको नियंत्रित करती है, चलिए बताइए। आँख का जो लेंस है ना, इसकी वक्रता त्रिज्या यानी घटाती है, मोटा करता है लेंस को और पतला करता है, यानी फोकस दूरी को घटाता भी बढ़ाता भी। तो ये गुण तो असमंजन क्षमता कहलाती, परंतु ऑप्शन में तो वो पूछा नहीं गया है आपसे। तो लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है घटाने बढ़ाने का या नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो पक्षमाभी करती हैं, पक्षमाभी
पेशियाँ करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ बादलों का रंग उजला होता है क्यों? पूछा है आपसे, बादलों का रंग उजला क्यों होता है, इसका क्या कारण है? देखिए, बादल का रंग उजला तभी ना होगा जिस रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा। अब बादल का रंग स्पष्ट है कि इसमें परिवर्तन तो नहीं हो सकता, परावर्तन का नियम, ना अवशोषण का नियम हो सकता है या ना अपवर्तन का नियम, ये सब कोई नहीं होगा। तो इसका जवाब क्या होगा? तो प्रकीर्णन होगा। प्रकाश छितरा जाती है जिसके कारण इसको कहते हैं, प्रकाश के छितराने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकीर्णन। इसका क्या हो जाएगा आंसर? प्रकीर्णन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हम लोगों के सामने है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो सभी जानते हैं, सभी बच्चे, ओम है इसका मात्रक। क्या है? ओम है इसका मात्रक। ये आंसर हो जाएगा सही इसका 8 का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। ओजोन, ओजोन परत का अपक्षय करता है, बताइए कौन अपक्षय करता है? एटीपी, सीएफएफ या एनएडीपी या डीडीपी डीडीटी? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? बताइए। मुकुलन द्वारा प्लाज्मोडियम में होता नहीं है, लेशमिनिया अभिमन्युता है, दुखंडन होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर ईस्ट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। चलिए, तो पादप हार्मोन का एक उदाहरण क्या है? पादप हार्मोन का एक उदाहरण टीएसटी टीसीएस नहीं, ये है। अब आप लोग कन्फ्यूज हो गए, आईएए क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडो, क्या होता है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंडो क्या होता है? इंडोल लिख लीजिए आप लोग, इंडोल एसिटिक, इंडोल एसिटिक, इंडोल एसिटिक एसिड, एसिड। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पूरा नाम है कौन सा, कैसे कौन सा पार्वत हार्मोन है? ऑक्जीन। कौन सा है? ऑक्जीन, ऑक्जीन हार्मोन है पादप हार्मोन, उसी का ये रासायनिक नाम है इंडोल एसिटिक एसिड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, आलू में कायिक प्रबंधन होता है, बताइए। तो कायिक प्रबंधन कहाँ होगा भाई साहब? चलिए बच्चों, तो कायिक प्रबंधन कहाँ होगा? 12 नंबर का जवाब हो जाएगा तना द्वारा। कहाँ हो जाएगा? तना द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाइड्रिला पाया जाता है, हाइड्रिला पाया जाता है जल में, मृदा में, वृक्ष पर, इनमें सभी। चलिए जल्दी से बताइए। हाइड्रिला पाया जाता है तो जल में पाया जाता है। कहाँ रहता है ये? जल में रहता है। कहाँ रहता है? जल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है, स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो सिस्टोलिक होता है आपका 120। अब बताइए आप एक लोग, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? डायस्टोलिक, चलिए डायस्टोलिक प्रेशर बताइए। तो इसका मान हो जाता है 80 mmHg। ठीक है, समझ गए होंगे, ये हो जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। चलिए एक मिनट बच्चों, कुछ यहाँ गड़बड़ हो गया है, देख लेते हैं क्या हुआ, क्या समस्या आ गई। चलिए, तो थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया, इसके लिए सॉरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है तो 120 होता है। चलिए, और वो तो समझ गए, डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो 80 यानी 80 mmHg। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल हम लोगों के सामने 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है। चलिए 15 नंबर पे चलते हैं। उभयलिंग जीव का उदाहरण है हाइड्रा, मनुष्य, मनुष्य या मछली या बकरी। तो इसका सिंपल सा मनुष्य, बकरी, मछली ये तीनों से एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन ये बिल्कुल भिन्न दिख रहा है। ऐसे भी करके आप आंसर मार सकते थे इसमें। तो उभयलिंगी यही है एक आपका मात्र इसमें से। चलिए तो इसमें मारते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मछली में श्वसन अंग होता है। ये तो सभी जानते होंगे सभी बच्चे। चलिए जल्दी कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो रहा है, एक मिनट, यहाँ कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, क्या समस्या आ रही है। चलिए तो पता नहीं क्यों समस्या आ रही है आज। मछली में श्वसन अंग होता है, चलिए जल्दी से बता दीजिए। तो गिल्स द्वारा होता है। क्या होता है, गिल्स द्वारा। 16 नंबर का आंसर सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। क्रिकेट 17 नंबर चलते हैं सवाल। 17 नंबर किलोवाट घंटा मात्रक है। देखिए बच्चों ने शक्ति पे मार दिया है, गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा इसका सही मात्र। किलोवाट घंटा किसके लिए प्रयोग होता है, तो ऊर्जा के लिए होता है, विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए। चलिए तो अगले सवाल पे 17 18 सवाल 18 नंबर सवाल पे चलते हैं। 18 नंबर हम लोग के सामने है सवाल। मानव की आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। चलिए प्रकाश की जो मात्रा हमारे आँख के अंदर जाती है उसे नियंत्रित कौन करता है, पक्षमाभी पेशियाँ करता है, नहीं, बिल्कुल गलत। पुतली करता है, नो। कॉर्निया, नहीं। परितारिका करता है। कौन करता है, परितारिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइरिस। आई आर आई एस, क्या हो जाता है, IRIS, आइरिस, ये हो जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 19 नंबर कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत मतलब प्राचीन काल में जो अपनाई जाती थी लोगों द्वारा परंपराएं। तो इसमें कौन सा है, नाभिक की ऊर्जा तो अभी हाई है। आधुनिक युग में भूताप्य ऊर्जा भी। जैव मात्रा बायोगैस में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट, क्या, ये हो जाएगा आपका जैव मात्रा यानी बायोगैस, जीवाश्म ईंधन जो भी होते हैं ये हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 20 नंबर सवाल हम लोगों के सामने है। अब पूछा है आपसे किस कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। देखो कोशों की संख्या हम लोग 9th क्लास में भी इस बात को पढ़ें कि 2n⁻, है ना, 2 यानी 2n²। इसी से हम लोग ज्ञात करते हैं। अगर इसको विस्तार में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसे बिल्कुल विस्तार में पढ़ाऊंगा कि इसका क्या काम है, कैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास हम लोग ज्ञात करते हैं, किसी का संयोजकता कैसे पता लगाते हैं इसी फार्मूला से। बशर्ते आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए सभी धातुओं तत्वों के। चलिए तो इसका राइट आंसर तो आप समझ ही गए होंगे क्या है। तो इसका राइट आंसर है 2n⁻n। चलिए आगे पहले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। सबसे सरल जानते हैं, जो सबसे पहले बनेगा मीथेन वही होगा सरल। इसका फार्मूला हो जाता है CH4, सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं बिना देरी किए हुए। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। चलिए तो ये सवाल का जवाब बताइए, किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो इसमें सोडियम का सबसे गलनांक कम है, क्योंकि देख लीजिए आपका ये सब गलनांक सबसे, ये सब का ज़्यादा होगा। इस पहले इसका होगा, उसके बाद इसका, उसके बाद आपका इसका हो जाएगा, फिर इसका होगा। चलिए पहले में सोडियम होगा, दूसरे में आपका एल्युमिनियम, तीसरे में कॉपर, चौथे में लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना का परमाणु संख्या बताइए। तो सभी जानते, याद करेंगे तभी याद रहेगा। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 79। चलते हैं आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने, कौन सा निम्नलिखित में कौन लवण है, लवण बताना है। चलिए ये तो अम्ल है भैया, ये लवण है नहीं, ये लवण नहीं है, ये भी लवण नहीं है, OH ये भी लवण नहीं है, भस्म है, भस्म है, ये भी, ये अम्ल है। तो ये हो जाएगा आपका लवण। चलिए पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है।
तो पौधा द्वारा जो स्मोटा द्वारा उसके छिद्रों द्वारा जो रंध्रों द्वारा जो निकलते हैं, है ना, भाप के रूप में, वाष्प के रूप में निष्कासन होता है, इसे क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है आपसे सवाल। तो इसको वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इससे पौधे का नियंत्रण, अपने आप को नियंत्रित करते रहते हैं। जैसे हम लोग पसीना होते हैं तो अपने आप को नियंत्रित करते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर हमारा बॉडी डिहाइड्रेट होता है, फिर पसीना के द्वारा वो निकलता है, इससे हमारी बॉडी नियंत्रण होता है हमारा बॉडी का। इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी बिल्कुल करते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 26 नंबर सवाल, बाघ उपभोक्ता है, तो ये तो सभी जानते होंगे सब बच्चे। क्या जवाब हो जाएगा इसका? हो जाएगा द्वितीय पोषी स्तर का। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मानव का उद्भव स्थान, ये भी सभी जानते होंगे, कहाँ से उद्भव हुआ है। मानव की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका से मानी जाती है, नहीं अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, वहीं सबसे पहले कंकाल पाया गया था मनुष्य का। चलिए आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। कर्माकुचन गति पाई जाती है। अब कर्माकुचन गति के बारे में बताइए। किसी कोलन में पाया जाएगा, ग्रास नली में पाया जाएगा, अग्नाशय में पाया जाएगा, छोटी आंत में। देखिए पूरे आहार नाल में पाई जाती है कर्माकुचन गति, परंतु यहाँ पर हम लोग जवाब इनमें से यही राइट मान सकते हैं, क्योंकि ये सबसे लंबी है प्रक्रिया, इसी में कर्माकुचन सबसे सर्वाधिक टाइम तक होती है। चलिए छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खुली परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र, तो ये पाया था तितली में खुले परिवहन, और तिलचट्टा में, किस में पाया था? कॉकरोच में। कॉकरोच हुआ, तितली हुई, ये सब में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। बाकी इनके फेफड़े जो होते हैं बाहर होते हैं, ये फेफड़ों के द्वारा सांस नहीं, फेफड़े अंदर होते हैं, नाक के माध्यम से सांस फेफड़ों तक पहुंचती है। बिल्ली हुआ, मनुष्य हुआ, कबूतर। लेकिन तितली में सीना के सामने बिल्कुल कुछ हॉल होते हैं, वो फैलता रहता है, बंद होता रहता है, उसको ही बोलते हैं खुला परिवहन तंत्र। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 30 नंबर सवाल, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो सभी जानते हैं रक्त में वाहक कौन, रक्त में हीमोग्लोबिन कौन ले जाता है, रक्त में ऑक्सीजन का काम ले जाने का काम करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है ना। रक्त का एक कण है जो रेड, इसी कारण ब्लड रेड भी होता है, लाल होता है। चलिए अगले सवाल पे चढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल, मानव में ऑक्टोसोम, ऑक्टोसोम बोला है, क्रोमोसोम नहीं बोला है आपसे, ऑक्टोसोम की जोड़ियों की संख्या बोला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। 22 होते हैं ऑक्टोसोम। अगर क्रोमोसोम की बात करते, अगर क्रोमोसोम बोलते तो कितने हो जाते? 23 हो जाते क्रोमोसोम अगर कहा जाता तो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। देखिए स्पेक्ट्रम में सबसे प्रभावी रंग किसे मान सकते हैं? जो ज़्यादा छितराएगा। हम तो ऐसे जानते हैं कि लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है कि नहीं, और बैगनी का सबसे कम होता है। लेकिन यहाँ तरंगदैर्घ्य की बात नहीं है, यहाँ बोला है दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग बोला है। तो यहाँ का देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए भी सबसे बड़े है, क्योंकि देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ऊर्जा अगर देगी तो नीला रंग देगा, क्योंकि इसका सबसे अधिक क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, फैलता जाता है वातावरण में। इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? नीला रंग। क्या हो जाएगा आंसर? नीला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, भिन्न होती है, बिल्कुल ये सभी जानते हैं। संयोजकता क्या? एक जैसा नहीं होती, सभी समूह की अलग अलग होती है। पहले समूह में चलेंगे तो अलग होगा, दूसरे में अलग। पहले में तो अगर मान ले तो हाइड्रोजन आपका आ रहा है, देखिए श्रेणी में सीधे में पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भिन्न। सब में अलग अलग होता है सबका बैलेंस, किसी का 2, किसी का 3, 4, इस तरह से बैलेंस होते हैं सबके संयोजकता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है 34 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है? शराब के रूप में किसका उपयोग होता है? तो एथेनॉल का होता है। क्या होता है? मैथेनॉल का नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं, तो होता क्या है? तो एथेनॉल का होता है उपयोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 35 नंबर पर, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या, अब बताइए।
वर्ग तो इधर से रहता है हमेशा, इधर से। ये हो गए वर्ग। कितने होते हैं टोटल? 18 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? वर्गों की संख्या 18 होती है। 3 6 14 15 16 17 18, इस तरह से ये हो गई वर्गों की संख्या। अब इधर से रहेंगे आपके आवर्तों की संख्या। कितनी आवर्त होती है? 7, 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 आवर्त होते हैं और 18। अब बताइए तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कैसे निर्धारित कर सकते हैं हम लोग? असंभव है ये बात, तो करना असंभव है इस चीज़ को। तो इसका सभी आंसर लगभग गलत है, कोई आंसर इसका सही नहीं है। हम नहीं बता वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है, सभी वर्गों में लगभग 7 तत्व मान लेते तो ये सही जवाब था। लेकिन इसमें 7 से कम भी पाया जा सकता था, किसी में अगर ऑप्शन देता तो वो भी करेक्ट हो सकता था, क्योंकि 7 ही कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। तो इसी में काउंट करेंगे वर्ग ऊपर से हम लोग तृतीय वर्ग में, तो कम से कम 7 तत्व आएगा, है ना। किसी में डबल नहीं है, नहीं ले सकते। तो ये तत्वों की संख्या पूछा गया था, अब तो हम लोग कह नहीं सकते। चलिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में, चलिए सौर सेल में बता दीजिए। सौर से जो लगाया जाता है रोड के किनारे किनारे, सोलर सेल, आप समझते हैं। चलिए इसका आंसर क्या है, उसमें किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। सेमीकंडक्टर बोलते हैं इंग्लिश में इसको, सिलिकॉन, इसका उपयोग होता है। चांदी का भी थोड़ी मात्रा में उपयोग होता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। चलिए इसकी परमाणु संख्या बताना है। देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास जो होता है निकाला जाता है 2n² ये फार्मूला बताया, इसी पर ये निकाला हुआ है। तो आपको पूछा कि परमाणु संख्या क्या होगा और किसका परमाणु संख्या होगा, चलिए ये बता दीजिए आप लोग। तो देखिए तीनों को जोड़ लेना है। किसको किसको जोड़ लेना? 2 को, 8 को, है ना, इस तरह 7 को जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा टोटल? 17। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा बच्चों। तो ये 17 जो है किसका परमाणु है? क्लोरीन का है। किसका है? Cl, क्लोरीन का परमाणु संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17। वो तो इजी सवाल था ये तो। चलिए ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तो देखिए ड्यूरालुमीन जो है ये किस धातु का है? ये आपका है एल्युमिनियम का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र होता है, सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र क्या होता है? सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र हो जाता है Na3PH4, PO4 सॉरी, Na3PO4, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया है। 40 नंबर सवाल पे चलें। 40 नंबर सवाल है, विक्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या क्या कहते हैं? संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अब पवन चक्की सुने होंगे, तमिलनाडु ये सब इलाकों में ज़्यादातर हैं ये पवन विद्युत संयंत्र लगे। जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए अगर पवन चक्की जो चलती है उसकी रफ्तार कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि विद्युत बन सके? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 15 किलोमीटर घूम लेना चाहिए। अब 15 किलोमीटर दूरी की बात करें, जैसे पहिया घूम के पहुंचती, ये गति है उसकी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है 42 नंबर। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय जाहिर सी बात है डीसी मोटर में प्रयुक्त होगा। किस में होगा? डीसी मोटर में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? तो देखिए कोई भी जब करंट बहता है किसी से होकर, किसी धात्विक, जैसे तांबा का तार हो या चांदी का हो या फिर कोई भी वायर हो, किसी भी चीज़, कोई भी धातु की, अगर उसमें जब हम लोग विद्युत धारा देते हैं तो कौन सा कण जो होता है वो गतिशील होता है?
चलिए बताइए कौन सा कण गतिशील होता है? तो ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन जो है आपका गतिशील होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन आपका गतिशील। राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? बॉक्स टाइप ऑफ कुकर के ऊपर भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है। चलिए, कुकर के ऊपर कांच का ढक्कन जो लगा देते हैं, ये क्यों लगाते हैं? क्या देखने की कुकर के अंदर भोजन पक रहा है या नहीं पक रहा है, इसके लिए लगाते हैं? नहीं। इसका ढक्कन क्यों लगाते हैं? तो इसका जाहिर सी बात है, जो विकिरण है जो नीचे से गैस उत्पन्न हो रही गर्म हो रहा है, उसका गर्म जो है बाहर ना निकले। क्या नहीं निकले? विकिरण द्वारा उष्मा की जो हानि हो वो ना हो, वो उसके अंदर ही रहे और खाना जल्द से जल्द पक जाए हमारा, इसलिए लगाई जाती है ढक्कन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 45 नंबर सवाल देखिए, वोल्टता V1 और शक्ति P1 एवं प्रतिरोधक वोल्टता V2 और P2 शक्ति P2 के प्रतिरोधक हैं। तो श्रेणी क्रम में अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ने की बात बोला है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता था? R1 प्लस R2। R बराबर है कि नहीं? R बराबर यही होता है, R बराबर R1 प्लस R2 है या नहीं? क्या हो जाता है इसका फार्मूला? R बराबर R1 प्लस R2 होता है। और इसकी फार्मूला की बात करें तो जाहिर सी बात क्या हो जाएगा? बराबर V का स्क्वायर बटे P होता है, ये फार्मूला होता है। अब इस पर अगर हम लोग रखना भी चाहे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो P R1 R2 को जोड़ना है हमें, क्या करेंगे? R बराबर V, ये तो स्क्वायर में ही रहेगा हमेशा, पावर है तो 1 यहाँ पे ले लेते हैं का P1 ले लेते हैं, फिर प्लस करते हैं। देखिए R1 यहाँ पे, ये R2 का मान यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, फिर से ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये P2 हो जाएगा यहाँ पे, है या नहीं? चलिए, तो ये आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये कहाँ किस ऑप्शन में है? तो V1 बिल्कुल नीचे वाला देखिए, दिख रहा होगा आपको यहाँ का आंसर, ये देखिए नीचे ए नंबर ऑप्शन 45 नंबर क्वेश्चन का ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। देखिए, जो घरों में जो धारा प्रयोग होता है 240 वोल्ट का, वो हर्ज में कितना होता है? आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। आवृत्ति का मात्रक भी बोले तो हर्ज होगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 हर्ज। ठीक है, घरों में उपयोग होने वाले हर्ज में अगर बोला जाए तो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सबसे कम अपवर्तनांक, तो देखिए सबसे कम अपवर्तनांक की अगर बात करें तो सबसे कम अपवर्तनांक पानी का होगा। यहाँ पे तारपीन, बेंजीन, केरोसिन, ये आसपास होते हैं सभी के अपवर्तनांक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होगी? तो सभी बच्चे लगभग पढ़ ही चुके होंगे। कितने सतह होते? 5 होते हैं एक प्रिज्म में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विकृ की सहायता प्रदान करता है, किस प्रकार की सहायता? तो उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है। क्या करने के लिए? उत्सर्जन, जैसे पसीना निकलना शरीर से, और भी कई प्रकार की आप लोग हंसेंगे, नाक से जो मल आदि निकलता है, कान से, और शरीर से, त्वचा से तेलीय पदार्थ आदि वगैरह पसीना निकलते हैं, ये सभी उत्सर्जन। इसी प्रकार से हमारा विकर जो होता है मल त्याग करने के लिए काम करता है। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है सुबह शाम, दिन रात, दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है, सिर्फ रात में बिल्कुल नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर केवल दिन में होता है। चलिए आगे वाला प्रश्न। सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है, तो ये आप लोग पढ़े नहीं होंगे, ये न्यूरॉन का भाग है। ठीक है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र बनाते हैं तो उसमें ही सिनेप्टिक्स के जो ये होते हैं एक भाग बीच में, उसको सिनेप्टिक नॉब्स कहा जाता है। चलिए, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? आदमी का जानते ही आप लोग, हाथी, आदमी, व्हेल, ये सब आसपास होते हैं इनके लगभग। लेकिन चूहा का देखेंगे, कोई चूहा को अगर चोट लगी हो या गिर जाए कहीं पर, देखेंगे तो उसका धड़कन बहुत स्पीड से धड़कता है, हिलता है ना।
तो सबसे तेज़ धड़कन इसी का हो जाएगा, चूहे का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका ईंधन निम्न में से कौन सा है? तो कोशिका के लिए, जो हमारे शरीर में कोशिका पाया जाता है, उसके लिए ईंधन का काम कौन करती है? जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल डीजल काम करती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो कोशिकाएँ हैं उनको एनर्जी कौन से ईंधन से मिलती है? तो ये मिलता है आपका ग्लूकोज से। किससे मिलता है? ग्लूकोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एटीपी फॉस्फेट की संख्या होती है, ये फॉस्फेट की संख्या क्या होती है? तो जान लीजिए, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या जान लेते हैं। पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन। क्या होता है? एडिनोसिन। क्या होता है? एडिनोसिन। ट्राई, क्या लिखेंगे? ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है। अब देखिए ट्राई शब्द आया, ट्राई से ही आपको पता लगाना चाहिए कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो ट्राई फॉस्फेट लिखा गया है यहाँ पे। ट्राई का मतलब 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 55 नंबर सवाल पे, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग नहीं होना चाहिए। देखिए त्वचा से हमने कहा था पसीना निकलता है, ये भी नहीं होगा। विक्र, ये भी उत्सर्जी अंग है, ये भी नहीं होगा। आपका आमाशय भी उत्सर्जी अंग है, जो इंटरनली उत्सर्जन करता है। और ये फेफड़ा जो है आपका, ये उत्सर्जन अंग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सबसे छोटा अंतस्रावी ग्रंथि है, तो देखिए एड्रिनल नहीं है, एड्रिनल नहीं है, ना थायराइड है, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीनियल। देखिए इसको कभी कभी पीयूष ग्रंथि भी लिख दिया था। क्या लिखते हैं? पीयूष या मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। छोटा सा ग्रंथि होता है, सबसे छोटा ग्लैंड इसको कहा जाता है, या तो ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि दिया होता है। ठीक है, अभी राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीनियल ग्लैंड। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 57 नंबर, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं? देखिए अम्ल कभी भी घुलेगा जल में तो H+ आयन देगा। क्या देगा? और भस्म घुलेगा तो OH- आयन देगा। समझ में आ रहा है? भस्म के लिए हो जाएगा भस्म यदि जल में घूमेगा तो क्षार बनाएगा और OH- आयन देगा, और जबकि अम्ल H+ आयन देगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। देखिए दुर्बल अम्ल स्पष्ट यहाँ तो ये नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ये तो प्रबल है, ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है, लेकिन ये जो है आपका दुर्बल अम्ल है बिल्कुल। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग पीला होता है। अभी आयोडाइड सुन के सफ़ेद मत लगा दीजिएगा, गलत आंसर मारा हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ये तो सभी जानते हैं, हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 61 नंबर सवाल, दिख नहीं रहा होगा, मिट गया है थोड़ा। 61 नंबर सवाल है, कितना? कार्बन के कितने रवेदार अपरूप है? कार्बन के कितने रवेदार कार्बन के कितने रवेदार अपर रूप हैं? कार्बन के रवेदार रूप बताइए जल्दी से। 3, बिल्कुल राइट, सही जवाब सही है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 सही है बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 62 नंबर हमारे सामने। 62 नंबर सवाल, जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो ये आपका जिंक का है। चलिए अगले से, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 आबंध होते हैं। ठीक है, 63 नंबर का सवाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो ये हो गया आपका एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक है, चलिए सामान्य नेत्र बिंदु, देखिए क्या बोला गया है आपसे? सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है
चलिए दूर बिंदु क्या है जल्दी से बता दिए। दूर बिंदु की बात कर रहा है सामान्य नेत्र के लिए। एक निकटतम होता है 25 सेंटीमीटर। निकटतम कितना होता है 25 सेंटीमीटर निकटतम के लिए। निकटतम दूरी, ठीक है, निकटतम के लिए 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु के लिए देखिए दूर पूछा गया आपसे, दूर बिंदु के लिए होता है अनंत। क्या होता है अनंत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए ऋणात्मक जब भी हो आवर्धन, इसका मतलब वस्तु उल्टा बन रहा है। तो उल्टा बनने का मतलब है वास्तविक और उल्टा होगा। उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, सीधा होगा तो आभासी होगा। तो यहाँ उल्टा बन रहा है ऋणात्मक है तो, है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं सभी बच्चे जानते हैं, 2 होते हैं। चलिए अगले सवाल पे 68 नंबर सवाल पे पहुंच गए हम लोग। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। देखिए आपको समझा देते हैं। जैसे ये प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण है, ये दर्पण है आपका, ठीक है, इस पर प्रकाश ये पड़ा, ऐसे प्रकाश आया इस तरह से इस पर गिरा। अब बताइए लंबवत 90 डिग्री पे पड़ रहा है, यहाँ कितना कोण बन रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है इस साइड में। तो ये पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि परावर्तन का नियम क्या कहता है, तीसरा पड़ता है ऐसे जाता है या लंब होता है बीच में। तो इसमें कोण में कोई ना कोई डिफरेंस आता है, यही आपसे पूछा गया। अगर ये लंबवत पड़ेगी प्रकाश, ऐसे लंबवत पड़ेगा तो इसका कोण क्या, कोई विभाजित कोई रेखा नहीं होगी। तो बीच में कोण का मान कितना होगा, इस कोण का मान, ये सब कोण जो ऐसे प्रकाश आया है अभी, कोण का मान क्या होगा। तो ये दोनों सट गई हैं आपस में, यहाँ रेखा है क्योंकि लंबवत पड़ा है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, समझ गए होंगे आप लोग। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। देखिए प्रकीर्णन कौन सा करता है, फैलता, हमने पहले भी बताया था आपको पीछे। बादलों में भी नीला रंग का प्रकीर्णन होने के कारण बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो सबसे अधिक किस रंग का प्रकीर्णन होगा, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो प्रकाश के छितराने या फैलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए वायु में अभिसारी लेंस कैसे व्यवहार करें। देखिए वायु का मतलब खुले वायु में, किसी के अंदर किसी द्रव में तो डुबाया नहीं जा रहा है उसको, जो उसका अपवर्तनांक बदल जाएगा, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कांच का लेंस बिल्कुल उत्तल लेंस की तरह ही काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस की तरह। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो क्या होगा। बताइए एक दर्पण है अवतल दर्पण, उसका आधा भाग टूट गया तो क्या होगा स्थिति, सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या तीव्र, तो बनेगा आधा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, चलिए जब प्रकाश की किरण हवा या विरल माध्यम से कांच संघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो देखिए ये मान के चलिए हमारे पास कांच है, ये प्रकाश यहाँ पे पड़ा, ये विरल माध्यम है, कौन सा माध्यम है, विरल हो जाएगा। और ये आपका कौन सा माध्यम है, सघन, है कि नहीं, सघन माध्यम है। जब प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा तो इस पर लंब रहेगा ये डाला हुआ, तो ये लंब की ओर झुक जाएगा क्योंकि संघन माध्यम में गया तो फिर यहाँ जाकर ऐसे चला जाएगा प्रकाश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर कि लंब अभिलंब की ओर क्या हो रहा है, डल रहा है, यानी अभिलंब से दूर नहीं हट रहा है। क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर, क्या हो रहा है, अभिलंब की ओर लग रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। 73 नंबर सवाल, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया था, चलिए जल्दी से बता दिए। ऑक्जेलिक अम्ल पाया था आपको टमाटर में, और इमली में कौन सा, टार्ट्रिक अम्ल, कौन सा पाया था, टार्ट्रिक। सिट्रिक अम्ल आपका पाया था सिरका में, है कि नहीं। और संतरा में आपका कौन सा अम्ल पाया था, तो ये भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है। देखिए प्रोपेन का आणविक सूत्र आपको पूछा गया।
आणविक सूत्र इतना में इसमें कितने सहसंयोजी अबंध होते हैं? चलिए पता लगाते हैं सहसंयोजी अबंध कैसे निकालते हैं। देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3, इस पर बंध लगा देंगे हम लोग, 1 2 3। इस तरह से कार्बन के 4 आबंध से बंधे होते हैं सभी कार्बन। यहाँ लिखेंगे H H H H H H। तो देखिए आप गिन सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कितने हो गए हाइड्रोजन आबंध कितने हैं, संयोजी बंध 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने आबंध हो जाएंगे इसमें, तो 10 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे इस तरह से किनके निकालते हैं संयोजी आबंध। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 75 नंबर सवाल, ओजोन परत किस हानिकारक किरण पृथ्वी को सुरक्षित प्रदान करता है? तो ओजोन परत देखिए कौन सा हानिकारक किरण को रोकता है, कहने का मतलब आने नहीं देता ओजोन परत। तो वो आपका है हानिकारक किरण, पराबैंगनी किरण को आने नहीं देता धरती पर। इससे कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे त्वचा कैंसर नामक बीमारी हो जाती है लोग, इससे लू पड़ती है और लोगों की कभी कभी लू के चपेट में आ जाते तो मर जाते हैं इंसान। तो ये सारी समस्याओं से हमारा ओजोन परत बचा है। ओजोन परत का फार्मूला क्या होता है, C3। ठीक है, चलिए कौन सा आधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है? चलिए बताइए। अधातु पूछा गया आपसे, ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। जैसे कमरे में बैठे हुए हैं हम अभी, इस कमरे में द्रव अवस्था में पाया जाएगा वो चीज़ अगर रख दिया जाएगा तो तुरंत तापमान पे। ठीक है, अधातु तो ये ब्रोमीन है। अगर धातु बोल देता यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाता पारा। ठीक है, चलिए और एक सवाल और, इसमें से कौन सा ऐसा धातु है जिसे चाकू से आराम से काटा जा सकता है और इसे केरोसिन तेल में भी डुबा कर रखा जाता है? ठीक है, ये भी जान लीजिए। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं। लिथियम को भी काट सकते हैं, सोडियम को भी काट सकते हैं, लेकिन सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ये वातावरण में आते ही आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो इसका जाहिर सी बात है निकेल तो नहीं है, ये धातु है। Cu कॉपर भी धातु है, फेरस भी धातु है, लोहा आयरन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इसमें अधातु कौन सा है, तो आर्सेन, ये अधातु है। ठीक है, सॉरी उपधातु है। क्या है, उपधातु है। CaCO3 और क्या बना रहा है प्रतिफल के तौर पर, उत्पादन क्या बन रहा है रिएक्शन होने के बाद, CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है गैस के रूप में। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए कोई भी धातु जब गर्म करने पर 2 भागों में विभक्त हो जाता है तो ये वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। चलिए विस्थापन, द्विविस्थापन जिसमें 2 धातु एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, जिसमें एक धातु विस्थापित होता है। ठीक है, संयोजन में 2 तत्व आपस में या 2 यौगिक आपस में संयोज करके प्रतिफल परिणाम देता है, तो हम लोग उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको शॉर्ट में ही जानिए अभी। चलिए निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? चलिए समीकरण संतुलित पता लगाते हैं कौन सा है। देखिए Mg यहाँ पर 1 है, कितना है Mg 1 है, यहाँ भी Mg 1 है। ठीक है, बिल्कुल। O 2 है यहाँ पे O का अनुभार कितना है, 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा आंसर। चलिए इसमें चलते हैं। Zn 1 है, Zn 1 है। ठीक है, सल्फ़र 4 है, यहाँ पे भी सल्फ़र 4 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। इसको भी चेक कर लेते हैं सर, इसको चेक कर लें। देखिए हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 नहीं है, तो गलत हो जाएगा ऐसे ही। यहाँ पे फेरस 1 है, इधर भी फेरस 1 है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है। क्या सही है, नहीं, ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर, राइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोगों का आज का चैप्टर का। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? बताइए किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो ये होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसके द्वारा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो आज के लिए इतना ही।
तो जिन बच्चों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा वो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चे जुड़ पाएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उसको ज़रूर दबा लें। और किसी प्रकार की समस्या हो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समस्या का समाधान, किसी चीज़ का क्लास चाहिए वगैरह वगैरह आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। यदि मेरे चैनल आपको अच्छा लगता है मेरी वीडियोज़ तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह से आप लोग जिस तरह लगातार मेरा सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ऐसे जुड़ा रहूँगा और आप लोगों के लिए लगातार वीडियोज़ लाता रहूँगा। और बिहार बोर्ड में आप लोग अच्छा करें इसके लिए मैं पूरे मन से आप लोगों के लिए मेहनत करूँगा, और मेरे साथ आप लोगों को भी मेहनत करना होगा। जय हिंद।